नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इनटू सक्सेस 98 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट 7 शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, 7 शेड्यूल में क्यों ऐसे इंपॉर्टेंट कहते हैं, 7 शेड्यूल का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कहाँ से किस टाइप का एग्जाम में आ सकता है, आप सभी को मैं डिस्क्राइब करूंगा आज के क्लास में। सो दोस्तों, थोड़ा रुक करेंगे बोर्ड की तरफ, जैसे कि हमें सभी को पता है और मैं ऑलरेडी आपको क्लास दे भी चुका हूं। अगर कोई क्लास मिस कर दिया तो ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा शेड्यूल के बारे में। दोस्तों आज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं हमारा 7 शेड्यूल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो 7 शेड्यूल के बारे में जाने से पहले हम थोड़ा पिछले क्लासेस का थोड़ा याद कर लेते हैं। मतलब क्या याद करें कि हमारा शेड्यूल कितना है दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट में बोलिए। हमारा शेड्यूल 12 है, जो कि 1950 से लेकर 65 ईयर्स तक, नेक्स्ट 65 ईयर्स तक हमारा क्या था, हमारा 8 शेड्यूल था। ठीक है दोस्तों, कितना था, 8 शेड्यूल। आफ्टर 65 ईयर्स हमारा हो गया टोटल 12 शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, 12 शेड्यूल में बहुत सारे अच्छी बहुत ही इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सबको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज हम 12 शेड्यूल में से एक शेड्यूल का डिस्कशन करेंगे, जो कि आप सभी का आ जाएगा 7 शेड्यूल। आप सभी को एक क्वेश्चन है दोस्तों कि 7 शेड्यूल किसके बारे में, किसको एक्सप्लेनेशन देता है, सभी को पता है? अगर पता है जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बाकी जिसको नहीं पता है बोर्ड पे देखिए। दोस्तों 7 शेड्यूल बोलता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोल सकते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो कि 7 शेड्यूल है हमारा आर्टिकल 246 को डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे हमारा 7 शेड्यूल के ऊपर। बाकी 7 शेड्यूल क्या होता है, जो कि हमारा सेंटर एंड स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और टोटल ओवरऑल क्या करता है 246 आर्टिकल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या होता है 7 शेड्यूल का काम क्या होता है। बाकी आज जो मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा 7 शेड्यूल के बारे में क्या होता है दोस्तों, आप सभी ने देखे होंगे कि 2nd शेड्यूल में हम क्या करते हैं। 2nd शेड्यूल का 5 पार्ट होता है कि नहीं, सैलरी के ऊपर डिपेंड होता है। अभी मैं आपको बोलूंगा जो कि हमारा 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल का क्या है, हमारा 3 ठो पार्ट है दोस्तों। हमारा 3 ठो पार्ट है। क्या क्या पार्ट है हम पहले देखेंगे। हमारा यूनियन लिस्ट दोस्तों, देखेंगे हम यूनियन लिस्ट। उसके बाद हम देखेंगे स्टेट लिस्ट। उसके बाद हम देखेंगे क्या देखेंगे दोस्तों, कंकरेंट लिस्ट। तो मतलब आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो हो गया यूनियन लिस्ट पहला, स्टेट हो गया दूसरा लिस्ट। अभी कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, हमारा यूनियन एंड स्टेट के बारे में, मतलब यूनियन स्टेट मिलके जिस चीज पे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। बाकी मैं आप सभी को बोलता हूं जो कि हमारा यूनियन लिस्ट था, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं। जो यूनियन लिस्ट हमारा पहले कितना था, यूनियन लिस्ट पहले हमारा था 97, पहले 97 सब्जेक्ट था। अभी हो गया कितना, 100 सब्जेक्ट्स। उसी हिसाब से स्टेट का था हमारा 66 सब्जेक्ट, अभी हो गया 61 सब्जेक्ट। और बाकी इसमें जो 5 सब्जेक्ट को डिडक्ट किया गया है, 5 सब्जेक्ट आके किधर मिक्स हो जाता है, कंकरेंट लिस्ट में। और कंकरेंट लिस्ट को मैं आप सभी को जब बोलूंगा तभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब सीधा रुक करेंगे हम यूनियन लिस्ट के ऊपर। तो चलिए जल्दी से फटाफट स्टार्ट करेंगे यूनियन लिस्ट के ऊपर। दोस्तों यूनियन लिस्ट क्या बोलता है और किस लिए होता है, कुछ सभी आइडिया है कुछ आपको? अगर आइडिया है जल्दी से जल्दी कमेंट करो दोस्तों, बहुत सारा कमेंट आप सभी का चाहिए। तो यूनियन जैसे मतलब आप सभी को वार्ड से पता चलता है, मतलब यहाँ पे जो हेड होते हैं हमारे देश के, जो सेंटर होता है उस पर काम करते हैं। तो यूनियन लिस्ट हम अगर जानेंगे तो अभी आ गया हमारा यूनियन लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो यूनियन लिस्ट में हमारा 97 सब्जेक्ट था, पहले चेंज होके हो गया 100 सब्जेक्ट। अभी 97 100 सब्जेक्ट हो गया। तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है ना, आप सभी का जो भी हमारा पार्लियामेंट होता है, जो भी सेंटर होता है,
सेंटर सिर्फ इन्हीं 100 सब्जेक्ट के ऊपर ही हमारा क्या बना सकता है, लॉस बना सकता है और उसी पे कार्य कर सकता है। बाकी इसके अलावा किसी और चीज़ों पे वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। और जो यूनियन का होता है पार्लियामेंट, है कि नहीं, पता है आप सभी को। पार्लियामेंट क्या करता है, इनमें से 18 ऐसे चीज़ें होते हैं, माफ करिएगा 15, आप सभी का क्या होता है 15 सब्जेक्ट ऐसे होता है जिसमें ये लॉ मेकिंग कर सकता है और लीवी टैक्स डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर सकता है पार्लियामेंट, ठीक है दोस्तों। याद रखिए पहले 97 था, 100 हो गया, लॉस बना सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और पार्लियामेंट के हाथ में 15 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें वो डायरेक्ट लॉ बना सकता है दोस्तों, याद रहा। उसके बाद हम रुक करेंगे थोड़ा कुछ चेंजेस के ऊपर जो अभी इधर से कुछ बना है। तो आप सभी को पता होगा 88 अमेंडमेंट एक्ट, 88 अमेंडमेंट एक्ट होता है जिसमें आप सभी को पता होगा 88, फिर से लिख देता हूँ, 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तौर पता चलता है। जो पार्लियामेंट था और यूनियन लिस्ट था, अभी क्या लाया था हमारा सर्विस टैक्स। अभी तो हमारे पास क्या है, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो इसका कोई काम ही हमारा नहीं होता। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सर्विस टैक्स कौन से अमेंडमेंट एक्ट में और किसके लिस्ट के अंतर्गत में आता है, आप सभी को पता होना चाहिए 7 शेड्यूल, यूनियन लिस्ट एंड 88 CAA, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तौर आया था सर्विस टैक्स। अभी वो चेंज हो गया कि हमारा जीएसटी हो गया दोस्तों। इतना ही होता है अबाउट यूनियन लिस्ट के द्वारा, ठीक है। आशा करूंगा आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम रुक करेंगे स्टेट लिस्ट के तरफ, ठीक है दोस्तों। तो स्टेट लिस्ट में आप सभी का क्या होता है हम थोड़ा देखेंगे। तो स्टेट लिस्ट में होता है हमारा क्या, कितना सब्जेक्ट होता है आप सभी को पता होगा। स्टेट लिस्ट में हमारा डायरेक्ट होता है हमारा कितना सब्जेक्ट, 66 था, अभी हो गया 61 सब्जेक्ट, तो आ गया हमारा स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में पहले था हमारा 66 सब्जेक्ट, अभी हो गए हमारा 61 सब्जेक्ट, बाकी ये जो 5 सब्जेक्ट था कंकरेंट लिस्ट में ऐड हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें होता है जो कि 20 सब्जेक्ट ऐसे होता है, सब्जेक्ट होता है जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव होता है, आप सभी को पता होगा क्या हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव। तो स्टेट लेजिस्लेटिव में क्या होता है, इतना पावर होता है जो कि 20 सब्जेक्ट पे ऊपर डायरेक्ट लॉ बना सकता है, हो गया। और ये जो बाकी 61 सब्जेक्ट है इसमें यूनियन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट, हस्तक्षेप नहीं होता जब तक स्टेट लिस्ट में जो भी स्टेट्स होते हैं उनका रिक्वेस्ट ना आए या उनका कुछ तरफ से कुछ प्रॉब्लम ना हो, तब तक यूनियन इनके ऊपर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। बाकी 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर सकता है और उस सब चीज़ों को मानना ही पड़ेगा स्टेट को। देखते हैं कौन से तीनों ऐसे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट में आपको सभी का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, किसी को पता है, इमरजेंसी, सेंट्रल इमरजेंसी। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इमरजेंसी के ऊपर। इमरजेंसी जब होता है जो भी स्टेट के ऊपर होता है तो उसका पूरा पावर किसके हाथ चला जाता है, प्रेसिडेंट के हाथ में। तो मतलब पावर डिपेंडेंट ओनली वन सेंटर, वो एक केंद्रित हो जाता है। तो इसीलिए इमरजेंसी के दौर पर कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा स्टेट को मानना ही पड़ेगा, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज आता है, अगर राज्यसभा पासेस ए रिजोल्यूशन, मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा इज द आई ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट। मतलब राज्यसभा को हमारे स्टेट में से एक पर्सन इनडायरेक्टली इलेक्टेड होकर जाते हैं जो कि अपना स्टेट का डेवलपमेंट के लिए और स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है इसमें, राज्यसभा पासेस से रिजोल्यूशन, मतलब हमारा ईच एंड एवरी स्टेट से क्या होता है, राज्यसभा को इलेक्टेड होते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो उसी हिसाब से हो गया हमारा दूसरा। और तीसरा पॉइंट ये है, अगर मान लीजिए कोई 2 या 3 स्टेट क्या करता है, कोई भी रिजोल्यूशन पास करता है, ठीक है दोस्तों, क्या करता है, रिजोल्यूशन पास करता है, किस लिए, कि उन्हीं के स्टेट के लिए या उन्हीं के राज्यों के लिए कोई भी लॉ मेकिंग करने के लिए। तो तभी क्या हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो स्टेट्स हैं पार्लियामेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे स्टेट, हमारा राज्य क्या चाहता है, इसी के ऊपर थोड़ा आप ध्यान दीजिए और एक लॉ बनाना चाहते हैं हमारे राज्य के लिए। तो तभी क्या होगा ना, ये जो तीनों 2-3 राज्यों के लिए क्या करेगा, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग करेगा उन्हीं के अंदर, मतलब स्टेट लिस्ट का हस्तक्षेप करके। और मान लीजिए अगर लॉ अप्रूवल हो जाता है तो उन्हीं 2 या 3 स्टेट्स के ऊपर ही लागू होगा। अगर कोई और स्टेट्स भी चाहते हैं तो उसी इस प्रोसेस में लाना पड़ेगा, फिर उनको स्टेट में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद पार्लियामेंट को बोलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो और ये तीनों चीजें आपका आर्टिकल 249 में मेंशन है कि पार्लियामेंट इन्हीं तीनों के चीजों के अंदर एक स्टेट लिस्ट के अंदर हस्तक्षेप कर सकते हैं, इन्वॉल्व होके कुछ चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, यहाँ पे है कितना था कितना हो गया, और ये तीनों पॉइंट, ठीक है दोस्तों, हो गया। इसके बाद जो इंपोर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या है, आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें दोस्तों आ जाएगा कि आपका आ जाएगा क्या, 69th अमेंडमेंट एक्ट। क्या है दोस्तों, आप सभी का आ जाएगा 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1991 में जो हमारा कैपिटल, सेंट्रल कैपिटल दिल्ली है, ठीक है, इसके ऊपर दिल्ली प्रोविजन से, मतलब मान लीजिए दिल्ली प्रोविजन जो एक स्टेट के मानते हैं, स्टेट के अंदर हमारा लैंड रेवेन्यू, पुलिस और पब्लिक रिलेशन, ये तीनों इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। मतलब स्टेट के हाथ में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, इंक्रीजमेंट, डिक्रीमेंट, पुलिस के कुछ चेंजेस करना, और पब्लिक रिलेशन के ऊपर हाथ रहता है, मतलब उनके पावर रहता है। लेकिन दिल्ली कैपिटल जो कि दिल्ली हमारा है, दिल्ली के पास में ये तीनों का चेंजेस करने में अपना अधिकार नहीं है, ये तीनों का अधिकार हमारे डायरेक्ट सेंटर के पास है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को इंपोर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा, कौन से एक्ट में हुआ था, 69 CAA एक्ट पर 1991, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा सॉल्व होता है हमारा क्या, स्टेट लिस्ट। इसके बाद हम देखेंगे कंकरेंट लिस्ट। दोस्तों कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट क्या है, किस तरह कौन से चीजें काम करते हैं, ये सब के ऊपर हम डिस्कशन आज करेंगे। तो दोस्तों कंकरेंट लिस्ट एक्सक्यूज मी, तो कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, पहले था हमारा 57 सब्जेक्ट, अभी आ गया हमारा 47 सब्जेक्ट, ठीक है। और माफ करें, ये पहले था, अभी 57 हो गया, ठीक है। और बाकी क्या होता है, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो क्या हुआ था, मैं आप सभी को बोला कि स्टेट में जो 5 चीजें होते हैं उसको डिक्रीमेंट किया गया था, और किसमें इंक्लूड किया गया था, हमारा कंकरेंट लिस्ट में। पहले पे आते हैं हमारा एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेट एंड मेजरमेंट, और 5th पॉइंट पे आते हैं हमारा क्या हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इनका क्या हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपका ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट सुप्रीम एंड माफ करिएगा हाई कोर्ट, ठीक है दोस्तों। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी
ये पांचों पॉइंट पर चीज़ें लागू होता है। जो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, ये पांचों जो कि लिस्ट है हमारे स्टेट के अंदर थे, अभी उसको डिक्रीमेंट करके हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट पे आ गया है। ये होता है पूरे पांचों चीज़ें, ठीक है दोस्तों। तो आगे क्या चीज़ है आप सभी को मैं बताता हूँ। आगे होता है, अभी हम देखना पड़ेगा कि स्टेट के अलावा कितना चीज़ होते हैं, इनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अभी हम देखेंगे जो कि कंकरेंट लिस्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया से बरोड हुआ था, मतलब ऑस्ट्रेलिया से आ गया था हमारा कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। जो कंकरेंट लिस्ट होता है इसमें क्या होता है ना, बोथ गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसे लॉ मेकिंग के लिए चीज़ें होता है, और 3 ऐसे सब्जेक्ट होता है जिसमें लिवी टैक्स को छूट मिलता है या लिवी टैक्स डाल सकते हैं। कौन? सेंटर एंड स्टेट, ठीक है दोस्तों। ये होता है आप सभी का कंकरेंट लिस्ट के ऊपर। बाकी अभी मैं आप सभी को लिस्ट वाइज एक बता दूंगा कि कौन से लिस्ट में और कौन सा कुछ इंपोर्टेंट चीज़ है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे मिक्स इंपोर्टेंट कंकरेंट लिस्ट का। कंकरेंट लिस्ट मैं लिख ले रहा हूं आप सभी को। तो कंकरेंट लिस्ट में पहले आ जाता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, फिर आ जाएगा मैरिज, ठीक है दोस्तों, कंकरेंट लिस्ट। अभी देखेंगे हम स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में पहला आ जाएगा आपका पब्लिक ऑर्डर, मैं जो बोला था आप सभी का। दूसरा आ जाएगा लैंड रेवेन्यू, तीसरा आ जाएगा पुलिस, है कि नहीं। चौथे पे आ जाएगा आपका हॉस्पिटल, नेक्स्ट आ जाएगा आपका बेटिंग एंड गैम्बलिंग। अभी आ जाएगा आपका यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आप सभी का क्या आ जाएगा? डिफेंस, जिसमें आप सभी का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आ जाएगा। दूसरे पे आ जाएगा बैंक, तीसरे पे आ जाएगा स्टॉक, चौथे पे आ जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन और पोर्ट, हाईवे और आपका कम्युनिकेशन। एंड रेलवे ऑल्सो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिस्टेड कर दिया हूँ आपका कंकरेंट लिस्ट का क्या इंपोर्टेंट पार्ट है, स्टेट का क्या इंपोर्टेंट पार्ट है, यूनियन का क्या इंपोर्टेंट पार्ट। तो दोस्तों आप सभी का यहाँ पे 7 शेड्यूल का एंड होता है। और 7 शेड्यूल में हमें क्या पता चला कि जो कंकरेंट लिस्ट है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग्स हुआ था। 7 शेड्यूल पावर के ऊपर डिपेंड होता है, पावर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। और कुछ गिने चुने पॉइंट्स भी देखे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर हम ध्यान दिए। तो आशा करूंगा ये आप सभी को वीडियो जो भी 10-15 मिनट का वीडियो हुआ होगा आप सभी को लाजवाब पॉइंट आउट दिया होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेगा। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को आज यहीं पे एंड करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक क्लास देखिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।